हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थी कंटेंट में। तो यहाँ पर हम लोग कल की क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर को स्टार्ट किए थे, ठीक है। और कल के क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस भी कर लिए थे, ठीक है। तो देखो कल का क्लास में क्या क्या चीज डिस्कस हो गया है, एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो जो कल नहीं ज्वाइन किए थे, आज इस वीडियो को देख रहे हो वो एक बार यहाँ से देख लो कि कल का क्लास में क्या क्या डिस्कस हुआ था। तो ठीक है, तो कल का क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, पहला लिटरल नंबर, ठीक है। फिर हुआ था फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक। फिर क्या हुआ था, फिर हुआ था एक्सपोनेंट्स, ठीक है। फिर हुआ था वेरिएबल, ठीक। बेस, कांस्टेंट, कांस्टेंट्स, फिर वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग टर्म के बारे में समझे थे, ठीक ठीक। फिर एक समझे थे क्या, फंडामेंटल ऑपरेशन के जस्ट बाद समझे थे क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को समझ गए थे। फिर फैक्टर ऑफ ए टर्म समझे थे। तो इतने सारे चीज के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब देखो लिटरल नंबर क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए लिटरल नंबर का यूज यहाँ पर हम लोग कल किस चीज में समझे थे। तो सबसे पहले लिटरल नंबर होता क्या है, तो लिटरल नंबर जो भी लेटर हमारा ए से लेके जेड के बीच में आता है वो हमारा क्या कहलाता है, लिटरल नंबर, ठीक है। तो लिटरल नंबर को यहाँ पर हम लोग कल समझे थे कि किसी चीज को सपोज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल कर लिए थे, हमारे पास कुछ गेंद है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है कि हमारे पास कितने गेंद है, ठीक है। तो हम लोग इसको लेकर के ए से लेटर जेड के बीच में कोई भी लेटर को लेकर के हम लोग उसको सपोज कर लेते हैं। जैसे लेट आई हैव एन एक्स बॉल, ठीक है। लेट आई हैव ए एक्स बॉल, ठीक है। लेट आई हैव ए पी बॉल, लेट आई हैव ए बॉल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिटरल नंबर का यूज किस में करते हैं, सपोजिशन में। सपोजिशन में, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन क्या क्या समझते हैं कल। तो फंडामेंटल ऑपरेशन चार होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इस सारे ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का हम लोग किसी दो किसी दो टर्म के बाद मतलब किसी दो ऑपरेशन के बीच में इसको यूज करके हम किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसको भी कल समझ लिए थे। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है, जब एक लिटरल नंबर और एक नंबर, जैसे एक एक लिटरल नंबर हमारा हो गया एक्स, ठीक है, और एक नंबर, ठीक है, और इसके बीच में एक फंडामेंटल ऑपरेशन और ये हो गया हमारा ये। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे, एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज हुआ, एक लिटरल नंबर, एक नंबर और एक फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या समझे थे कल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो भी कल का क्लास नहीं देखे हो वो जाके पहले वो कल का क्लास देखना, मतलब इसका प्रीवियस क्लास देखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। हाँ। अब देखो एक्सपोनेंट के बारे में समझे थे और बेस के बारे में समझे थे। एक एग्जांपल लिए थे एक्स पावर 5, ठीक है। जो पावर वाला रहता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, और जो ये रहता है एक्स उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ समझे थे कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल 5x है, ठीक है, 5x, तो x हमारा ये 5 क्या है, फिक्स है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो कभी चेंज नहीं करता है, लेकिन हमारा क्या है, वेरिएबल है। इसका वैल्यू क्या होता रहता है, वैल्यू
चेंज होगा, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस ये भी समझे थे। अब देखो टर्म, टर्म हो गया 4xy। ठीक है, टर्म हो गया 4xy, इसमें एक नंबर और एक लिटरल नंबर दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक टर्म बनाते हैं। ठीक है, तो 4xy हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। और इसका देखो फैक्टर ऑफ ए टर्म देखे थे, फैक्टर ऑफ ए टर्म जैसे फैक्टर 4xy एक हमारा टर्म है, इसका क्या फैक्टर हो जाएगा, 4 फैक्टर हो जाएगा, x फैक्टर होगा और y फैक्टर होगा। ठीक है, हाँ, तो इतने सारे चीज को हम लोग कल के क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं आज। अब देखिए, ठीक है, यहां पर हमारा ट्री डायग्राम, ठीक है, ट्री डायग्राम, ठीक है, एनसीईआरटी में तुम लोग को एक पढ़ना है क्या, टी डायग्राम। ठीक है, तो टी डायग्राम होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, फोर, कोई भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, 4x² 4x² माइनस XY, ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये हमारा हो गया ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, फोर यहाँ समझिए, 4x² माइनस XY, ठीक है, ये हो गया हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसका टर्म क्या क्या हो गया, टर्म हो गया 4x² और ये क्या हो गया -XY। ठीक है, हाँ, अब देखो टर्म जब भी लेते हैं तो ये पूरा और ये पूरा, ठीक है, जो जिसके जो साइन के साथ है वो पूरा हमारा क्या कहलाता है, टर्म है। जैसे XY माइनस साइन के साथ था तो पूरा टर्म लिखा गया, और XY प्लस के साथ था तो ये पूरा लिखा गया। ठीक है, अब देखो 4xy तो ले लिए, अब इसका देखिए फैक्टर, तो 4x² का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, अब इसका फैक्टर देख लीजिए, x और y। ठीक है, यही ना होगा फैक्टर जी। ठीक है, हाँ, और देखो ये XY तो फैक्टर होगा ही, लेकिन -1 भी तो होगा, होगा कि नहीं, हाँ, तो x और y। ठीक है, हाँ, तो ये हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। हाँ, तो यही ट्री डायग्राम में एनसीईआरटी में तुम लोग को पढ़ना है कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस किस पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नाम है, ट्री डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्री हो गया। ठीक है, ये ट्री हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, लीफ हो गया। समझ गया, हाँ, तो कुल मिलाकर यहाँ पर समझने वाला चीज था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसका टर्म होता है और उसको फिर फैक्टर होता है। ठीक है, आप यहाँ पर तुमको समझा है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये टर्म है और ये फैक्टर है, और इसी को एनसीईआरटी टी डायग्राम बताता है। ठीक है, तो तुम लोग का एक टी डायग्राम भी पढ़ना था, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके तुम लोग को हम टी डायग्राम भी समझा दिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए। समझ गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, ट्री हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, ब्रांच हो गया, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, लीफ हो गया। ठीक है,
ठीक है, तो ट्री डायग्राम यहाँ पर समझ लिए। अब चलते हैं आगे। अब आगे पढ़ना है तुम लोगों को क्या, कोफिशिएंट। COEFFICIENTS, ठीक है, कोफिशिएंट। अब देखिए ये कोफिशिएंट के बारे में हम लोग को यहाँ समझना, ठीक है, कोफिशिएंट होता है क्या। ठीक है, तो पहले का स्टेटमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, हम क्या टर्म समझने जा रहे हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, कि कोफिशिएंट कहते हैं किसको, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिए तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म, ठीक है। एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म, ठीक है, कोई भी फैक्टर, जैसे अभी हम लोग फैक्टर के बारे में जाने, ठीक है। तो कोई भी फैक्टर, जैसे अभी हम लोग फैक्टर लिए 4xy, ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म। एक टर्म हो गया 4xy, हो गया कि नहीं, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 4x और y, ठीक है। वही बोल लिखा है, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म, किसी टर्म का कोई फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ टर्म। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट हो जाता है, जैसे ये हो गया 4x और y, ठीक है। तो 4 का जो रिमेनिंग, मतलब 4 के अलावा जो रिमेनिंग फैक्टर है वही क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पर 4xy एक टर्म है जिसका 4 का कोफिशिएंट क्या हो गया, xy हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हो गया 4xy का 4 हो गया, 4 का कोफिशिएंट xy हो गया, ठीक है। अब देखो 4y का कोफिशिएंट क्या हो गया, मतलब जो डाटा, मतलब जो यहाँ पर लेंगे उसके बाद जो बचा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो 4y का हो गया, ये 4x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट हो गया और ये इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछता कि 4xy में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट में क्या हो जाता है, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो मतलब जो इसका फैक्टर है, मतलब 4xy का x फैक्टर है, तो x को छोड़ दो और बाकी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 4y, समझ गया। हाँ, अब तुमसे इसी में पूछता कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y इसको, y का कोफिशिएंट तो y छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर ये दोनों 4x, ठीक है। हाँ, तो वही लिखा है, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ टर्म। मतलब समझ गया कि कोई भी फैक्टर का टर्म, ठीक, एनी फैक्टर ऑफ टर्म, मतलब ये टर्म हो गया और इसका फैक्टर ये हो गया। क्या कह रहा, एनी फैक्टर ऑफ टर्म इज ए कोफिशिएंट। एनी फैक्टर ऑफ टर्म मतलब कोई फैक्टर का कोई टर्म, ये ठीक है, मतलब कोई टर्म का एक फैक्टर ये हो गया 4xy, ठीक है। अब इसका 4 के अलावा जो रिमेनिंग हो जाएगा उसी का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, समझ गया। हाँ, अब एग्जांपल एक लिए थे, फॉर एग्जांपल इन द टर्म xy, ठीक है। टर्म xy में देखो यहाँ पर टर्म xy, ठीक है, द नंबर 8 इज द न्यूमरल कोफिशिएंट, ठीक है, 8 इज द न्यूमरल कोफिशिएंट हो गया, एंड न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। जैसे टर्म एक्स वाई का फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया, तो 8 हमारा क्या हो गया, न्यूमरल, न्यूमरल हो गया, न्यूमरल नंबर हो गया, और ये सब क्या हो गया, लिटरल नंबर, ठीक है। तो उसी का लिखा है, जैसे यहाँ पर पूछ दिया है, मतलब दिया है कि 8 का इस फैक्टर में, मतलब इस टर्म में 8 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। तो नंबर 8 इज द न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का न्यूमरल कोफिशिएंट कौन है, 8 है, ठीक है। अब फिर यहाँ लिखा x इज अ कोफिशिएंट ऑफ y, फिर लिखा x का कोफिशिएंट क्या है, 8y, फिर y का दिखाई दे रहा है ना नीचे जी, हाँ, ठीक है। x का कोफिशिएंट है xy, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 8x, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट के बारे में जाने, ठीक है। अब देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, 4x y माइनस y स्क्वायर, ठीक, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो
3/² कर दो, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया कि नहीं? हाँ, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसमें टर्म कौन है? टर्म हमारा क्या है? 4xy, ठीक है। 4xy, तो यहाँ पर 4xy हमारा क्या है? टर्म है। तो यहाँ पर तुमसे पूछेगा x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट मतलब जो इसका फैक्टर होगा, 4xy का फैक्टर 4xy फैक्टर होगा, ठीक है। अब पूछा x का, तो x का जो x के अलावा जो रिमेनिंग रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जैसे इसका है x का हो गया 4y, ठीक है। अब इस टर्म के बारे में समझ लिए। अब देखो इस टर्म के बारे में ले लो, 3y², ये हो गया हमारा टर्म हो गया, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि -3 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तुम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बोल दोगे, ठीक है। y² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग समझते हैं कि कोफिशिएंट होता क्या, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कोफिशिएंट? हाँ, मतलब जो कोफिशिएंट पूछेगा, जिसके बारे में कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़कर उसके अलावा जो हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो लिखा है रिमेनिंग फैक्टर, उस फैक्टर को छोड़ देना, उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ टर्म, ठीक है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक एक चीज को यहाँ समझना है। अब जब कोफिशिएंट समझ लिए हैं तो चलते हैं आगे, ठीक है। और आगे क्या पढ़ना है तुम लोग को, लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में तुम लोग को अभी जानना है, ठीक है। अब देखिए लाइक एंड अनलाइक टर्म को यहाँ पर समझते हैं। अनलाइक और अनलाइक टर्म कहता किसको है, ठीक है। तो टर्म हैविंग द सेम अलजेब्रिक फैक्टर इज कॉल्ड लाइक टर्म, ठीक है। वैसा टर्म जिसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या हो जाएगा, सेम रहे, तो वही कहलाएगा क्या, हमारा लाइक टर्म, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं टर्म का। एग्जांपल देखिए यहाँ पर 2x² y, ठीक है, -3x² y, 10x² y एंड 8x² y, ठीक है। अब यहाँ इस तरह से हम लोग टर्म का एग्जांपल ले लिए, 1 2 3 4 टर्म लिए, ठीक है। अब देखो द टर्म हैविंग सेम अलजेब्रिक फैक्टर, ठीक है, ये टर्म हो गया जैसे 2x² y, ठीक है। इसका फैक्टर क्या हो गया, 2x² y, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हो गया 2xy का फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 भी हो गया, x² भी हो गया, y भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 2x², ठीक है, यहाँ भी x² y है, यहाँ भी x² y है, यहाँ भी x² y है और x² y यहाँ भी है, ठीक है। तो सभी में अलजेब्रिक फैक्टर जो है सेम है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और देखना है, ये जो वेरिएबल पार्ट हो गया x² y, x² y, x² y, x² y, ठीक है, इसी को देखना है कि ये सेम है या नहीं, ठीक है। अगर सेम है तो वो हमारा किस कहाँ आएगा, लाइक टर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2x² y, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं 3x² y, ठीक है। तो हमको इस पार्ट को देखना है, वेरिएबल वाला पार्ट को, ठीक है, कि वेरिएबल पार्ट वाला पार्ट का जो फैक्टर है वो सेम है या नहीं, ठीक है। अगर सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइक टर्म,
ठीक है। अगर सेम नहीं रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म, ठीक है। अब देखो वेरिएबल पार्ट तुमको समझाए थे, वेरिएबल किसको बोलते हैं, एक कांस्टेंट बताए थे और एक वेरिएबल बताए थे, ठीक है। तो ये हमारा टू जो हो गया फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल करते रह सकता है, मतलब एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वाई का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यही हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो इस चीज में वेरिएबल पार्ट को देखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइक टर्म का एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2pq एंड 4pq, ठीक है। 2pq एंड 4pq, ये भी हमारा क्या है, ऑल्सो अ क्या, लाइक टर्म, ठीक है। ये भी हमारा एग्जांपल हो गया लाइक टर्म, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम समझ लें कि टर्म हैविंग द सेम अलजेब्रिक फैक्टर इज कॉल्ड लाइक टर्म, समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझते हैं क्या, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो टर्म हैविंग वहाँ सेम हो गया, तो यहाँ जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, सेम अलजेब्रिक फैक्टर, यहाँ पर हुआ डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर, उसी को क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, 6xy स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 6 4xy स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो एक टर्म का एग्जांपल लिए, ठीक है। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, जब सेम रहेगा तो क्या हो गया, लाइक टर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या समझ रहे हैं, अनलाइक टर्म, तो एग्जांपल हम लोग को लेना हुआ अनलाइक टर्म, ठीक है। तो ये एग्जांपल तो होगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6x स्क्वायर 5x वाई स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे लिखिए 4x स्क्वायर वाई, ठीक है, 3y z, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो तीन टर्म लिए हैं, ठीक है, ये जो तीन टर्म लिए हैं, क्या सबका फैक्टर सेम है, तो सबका फैक्टर यहाँ भी स्क्वायर कर दो, सबका फैक्टर सेम है, तो सबका फैक्टर सेम नहीं है। तो ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया, अनलाइक अनलाइक टर्म का, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल ले लो, क्या ले लो दूसरा एग्जांपल, देखो यहाँ 6ab एंड 4abc, ठीक है। ये वेरिएबल वाला पार्ट देखो दोनों इक्वल है, तो वेरिएबल वाला पार्ट दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझ लिए अनलाइक टर्म और लाइक टर्म के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या समझे, जो भी टर्म का रहेगा उसका कौन सा पार्ट देखना, वेरिएबल वाला पार्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6x वाई स्क्वायर लिए थे और 4x स्क्वायर वाई लिए थे और 3y क्यूब जेड स्क्वायर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया कांस्टेंट और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया और ये पूरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। हाँ, तो वेरिएबल वाला पार्ट को देखना है, अगर वो इक्वल रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल पार्ट अगर इक्वल रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लाइक टर्म, और वेरिएबल पार्ट वाला अनइक्वल रहेगा तो उसको क्या होगा, अनलाइक टर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म को देख लिए, समझ लिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। देखो इतना डीप में इसको क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है, कि इतना डीप में इसको इसलिए ले जा रहे हैं काहे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा चैप्टर तो है ही, और इसमें बहुत कुछ चीज के बारे में जानना है, बहुत सारे टर्म के बारे में जानना है, बहुत सारे टॉपिक के बारे में जानना है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी टॉपिक अगर नहीं जानते हो तो तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। अब देखो इतने सारे चीज को बता देने के बाद तुम लोग का क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बशर्ते इसको घर पर क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। अब देखिए चलते हैं आगे।
अब क्या पढ़ना है तुम लोग को, अब पढ़ना है काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि कितने प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब देखो काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में तुम लोग को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। इसमें कितने प्रकार का हो सकता है, तो मोनिलोमियल हो जाएगा, मोनी मोनोमियल हो जाएगा, और बाइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, और पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे चीज के बारे में हम लोग को काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। अब देखियो पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म, ठीक है, ओनली वन टर्म, वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन हो कितना, वन, ठीक है, वन टर्म से उसको क्या होता है, मोनोनोमियल, ठीक है। देखो ऐसे भी हमारा मोनो मोनो मतलब क्या होता है, वन, ठीक है, मोनो का मतलब ही होता है क्या, वन, ठीक है, समझ गया। हाँ, तो यहाँ पर होता है मोनो का मतलब वन, मतलब सिंगल, ठीक। तो यही लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल, ठीक है। अब चलते हैं, पहले सारा स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म, टू टर्म बोल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। वाई, बाई का मतलब क्या होता है, यहाँ होता है बाई का मतलब टू, ठीक है, बाई का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक, बाई का मतलब क्या होता है, टू, तो यही लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर चलो आगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म, थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म, कितना टर्म का बात कर रहा है, थ्री टर्म, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ट्राई, ट्राई तो सिंपल हम लोग मानते हैं तीन, ठीक है, थ्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई, ठीक है। तो वही लिखा है वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म होने चाहिए, तीन टर्म, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब देखो लास्ट क्या कह रहा है, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल, जनरल एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म, ध्यान समझना, वन और मोर टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, ठीक है, दस ईच ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि वन और मोर देन टर्म, ठीक है, वन और मोर टर्म, ठीक है, एक या एक से अधिक टर्म, वैसा एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉली पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वन और वो एक से अधिक, जैसे मोनोनोमियल, ये भी जिसमें वन टर्म होगा वो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, दो टर्म होगा वो भी पॉलिनोमियल होगा, थ्री टर्म होगा वो भी पॉलिनोमियल होगा, और थ्री से अधिक तो पॉलिनोमियल होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार स्टेटमेंट लिए, इसको पढ़े समझे, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल की बारी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में हम समझाते हैं, देखो तो पहला लेते हैं एग्जाम्पल किसका, मोनोनोमियल का, ऊपर में स्पेस नहीं था इसलिए हम एग्जाम्पल तुम लोग को यहाँ बताते हैं, मोनोनोमियल, ठीक है। ठीक है, मोनोनोमियल का एग्जाम्पल क्या होगा, क्या कर रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन टर्म, ठीक है, तो ये टर्म हो गया कि नहीं, तो यही टर्म हमारा क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, बाई नो बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब कितना, दो, तो 5x एक टर्म हो गया,
और दूसरा ले लो 6y। ठीक है, तो इसमें कितना टर्म आ गया, 2 टर्म आ गया, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा बाइनोमियल का। ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखो तीसरा ट्राइनोमियल। देखिए 5x प्लस 6y प्लस 7z। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोनोमियल में 1, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3 टर्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल का एग्जांपल, बाइनोमियल का एग्जांपल, ट्राइनोमियल का। ठीक है, और ये सारा, ये जितना पढ़ है, ठीक है, ये जितने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल देखे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल भी कर सकते हैं। ठीक है, काहे कि यहाँ पर लिखा है कंटेन हैविंग 1 और मोर टर्म। ठीक है, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो या एक से अधिक टर्म भी होगा, हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म के बारे में समझे। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पॉलिनोमियल का समझ लेते हैं। जैसे 7x 4y 6z प्लस 2ab। ठीक है, अब इसमें देखो कितना टर्म आ गया, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या चीज का एग्जांपल हो गया, पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर क्या चीज समझ लिए, कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझे। ठीक है, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने चीज के बारे में समझे, पहले मोनोनोमियल समझे, दूसरा बाइनोमियल समझे, तीसरा ट्राइनोमियल समझे, और चौथा पॉलिनोमियल समझे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसका एग्जांपल यहाँ भी लिए हैं। ठीक है, मोनोनोमियल किसको कहता है, बाइनोमियल किसको कहता है, ट्राइनोमियल किसको कहता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग फिर यहाँ देखो शॉर्ट वर्ड भी समझाए यहाँ पर। मोनोनोमियल मतलब सिंगल होता है, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, डबल, 2। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ट्राइनोमियल मतलब 3 है, पॉली मतलब मेनी या एक से अधिक। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चारों का एग्जांपल यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखिए, फिर उसको देखिए। आप लोग, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए आपको समझाएं, आप लोग पहले मोनोनोमियल लिखिएगा, फिर ये एग्जांपल दीजिएगा, फिर मतलब एक एक स्टेटमेंट के बाद एक एक एग्जांपल लिखते जाइएगा, ताकि तुम लोग को पढ़ने और समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। देख रहे हो ना कितने अच्छे चीज के बारे में जानने को मिल रहा है इस चैप्टर में। जल्दी से हाथ चलाइए, लिखिए। हाँ, तो इस तरह से हम लोग काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लिए, जान लिए। ठीक है, हाँ, भूलोगे नहीं ना कभी। हाँ, ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अगर जैसे कभी कभी है यहाँ पर जल्दी मिटा भी देते हैं, मतलब इसको मिटा भी देते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हेडिंग दीजिए क्या, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना है। इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, उसके माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब देखो
देखिए, अब वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 - 2x वेयर x इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग का भी क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, इसको पहले समझते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, x बराबर x इज इक्वल टू -4। हाँ, तो क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे ये हमारा 10 - 2x है, ठीक है। और यहाँ पर x ये है, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया, -4, ठीक है। तो -4 यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है, 2 - 4 हो गया। अब इसको क्या कर देना है, सोल्व कर लेना, 2 माइनस, और ये देखो -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ देखो, इसको अगर माइनस माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 80, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है, इफ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 10 एंड p इज इक्वल टू -10, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। a 3 है, b 10 है, p -2 है। तो हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, क्या कर रहा है, 4a - 5, क्या कर रहा है। अब देखो a के जगह पर यहाँ पर कितना रखें, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 - 5 इसकल टू क्या हो जाएगा, 12 - 5 इसकल टू 7, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। उसी प्रकार से अब दूसरा देखते हैं, 4a + 5, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या दिया है, 4 3 + 5, ठीक है। यहाँ इसको हो जाएगा 4 × 8 बराबर 4 × 8 32, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया हमारा, 32 आ गया। अब देखो PB² है, ठीक है। तो PB² इसको कैसे करेंगे, तो P = -2, इंटू का साइन है तो इंटू दे देंगे। अब B का पावर 10 है, तो 10 पर पावर 2, ठीक है। जो जिसका वैल्यू रहेगा उसको क्या करना है, पुट कर देना है, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे -2 इंटू 10, 10 क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 2 ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 100, इसको करेंगे तो -2 इंटू 100 200, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर PB² दिया है और यहाँ पर PB² ब्रैकेट में दिया है। अब देखो दोनों तो लग रहा है सेम, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है तो क्या वैल्यू चेंज करेगा, इसको भी देख लेते हैं। PB² देखिए अब P कितना दिया है, -2 दिया है, B कितना दिया है, 10 दिया है, और इस पर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 2 × 10 है, -2 × 10 क्या हो जाएगा, -20, अब हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा -20 × -20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 20 400, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 400, समझ गया। इसका 200 आ गया, इसका माइनस, इसका 400, इसका इतना, ठीक है। तो इसी तरह से तुम लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम लोग को करवाएंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए। हाँ, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कुछ कंसेप्ट और बच गया है इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको नेक्स्ट के क्लास में देखेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ाया गया उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जो बताया गया उसको
1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, जितने टाइम्स हो, जब तक समझ ना जाओ जब तक रिवाइज करते रहो, ठीक है। हाँ, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।